एंड आई थिंक ये जो आपकी पूरी जर्नी है, अगर हम देखें, क्लोजली देखें, तो हमेशा आपने हमेशा कुछ सीखा और आपने हमेशा कुछ देने की कोशिश की जो आप दे रहे हैं। एंड आई थिंक जो आपका सेकंड इनिंग है वो भी काफ़ी क्रिएटिव है, और आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं सोसाइटी में। नए डायमेंशंस लेकर आ रहे हैं कि कैसे महाभारत अगर अभी होता तो कैसी होती, दुर्गा की कैरेक्टर अभी अगर मॉडर्न टाइम्स में होगी तो वो कैसी होंगी। इट्स अ वेरी बिग इसमें इम्पैक्ट यू आर इसमें मेकिंग। और एक मैं बताता हूँ, एक इंसिडेंट मैंने देखा, पढ़ा था कि साउथ में दो टेकी आते हैं अमेरिका से। वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम के बाहर छोड़ के फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं। उनकी मेमोरी लॉस हो गई है, उनको कुछ याददाश्त नहीं कहाँ से आए, कैसे आए वहाँ पे। वो मेरे जहन में बैठा था और उसके ऊपर से मैंने एक कहानी लिख दी। तो ये जब उसका आपने नाम कहीं दर्पण। न्यूज़पेपर में पढ़ा तो आपने उसके ऊपर हाँ, स्टोरी लिखी। वो पढ़ा था खाली इंसिडेंट कि ये ऐसे हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कहानी बन सकती है, तो वो उसको फिर मैंने शुरू किया। और फिर ओल्ड एज एंड ऑर्फनेज दोनों साथ में हैं। उसकी जो मेंटोर है उसकी कहानी है, इनकी कहानी है। फिर एक लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं, उनका बच्चा हो जाता है और उसमें से वो बच्चा को लायबिलिटी समझते हैं और उसको ऑर्फनेज में छोड़ के चले जाते हैं। दोनों कैरेक्टर साथ में आते हैं और फिर वहां से स्टोरी चलती है। लेकिन उस स्टोरी के अंदर क्या है कि मेंटोर की स्टोरी है, हर एक बंदे की जो अंदर रह रहे हैं उनकी एक छोटी छोटी अपनी अपनी कहानियां हैं। तो उसका जो मुझे आइडिया मिला, जैसे अनियंस को पील करते हैं तो एक एक लेयर खुलते जाता है, वैसे उस कहानी में भी एक एक लेयर खुलता है उस कहानियों काफी का। अच्छी स्टोरी लग रही। तो इसको आपने मूवी पे कन्वर्ट करने का या सीरीज बनाने का नहीं सोचा? मूवी में मैं एक्चुअली पहले स्क्रीन प्ले लिखा था, वो लेके मेरे से फील्डिंग नहीं होगी। ये उम्र में जाके मैं प्रोड्यूसरों के पीछे या इनको उसको सेल करने जाऊं तो मुझसे वो नहीं होगा। तो फिर मैंने बोला कि क्या करूं यार, मैं चाहता हूं कि मेरे कहानियां पढ़ी जाएं। फिर मैंने उनको स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। सारे स्क्रीन प्लेस को मैंने स्टोरी में बैठ के कन्वर्ट किया। और फिर से मुझे अमेरिका काम आया 2 साल 3 साल पहले जो मैंने शुरू किया था। फिर वापस जब गया तो मैंने वहाँ से शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं कहानियाँ लिखना शुरू किया था तब मुझे ऐसा लगा कि ना मैं पंजाबी ठीक से पढ़ा, ना मैं हिंदी ठीक से पढ़ा, ना मैं इंग्लिश ठीक से पढ़ा। क्यों लगा आपको ऐसा? क्योंकि स्कूल में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने बताया नहीं कि इंग्लिश क्यों आनी चाहिए, तुम्हारा फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा नहीं आएगी तो। हिंदी की जो ग्रामर है या उस पर जो शब्दावली है वो कैसे करनी चाहिए। पंजाबी फादर राइटर होने के बावजूद भी मैं नहीं पढ़ा, थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। आपके पापा राइटर थे? हाँ, मेरे फादर राइटर थे, पंजाबी लिटरेरी राइटर थे। उनकी अभी बुक्स को मैं कर रहा हूँ आगे। तो गुलजार अंकल हमारे घर आते थे 50s में, तब वो पगड़ी पहन के आते थे। और उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया कि आप इनकी जो राइटिंग की बुक्स कंपाइल करके एक बुक छापो। तो मैं अभी उस प्रोसेस में हूँ। बलराज साहनी जी मेरी पगड़ी सेरेमनी में आए थे। मैं जब 10 साल का था, 9-10 साल का था, तब आए थे वो फादर के बेस्ट फ्रेंड थे। और फिर ऐसे उन्होंने हुआ और ऐसे सिलसिला चल रहा है। अभी मैं पंजाबी थोड़ी बहुत पढ़ते सीख गया हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ना सीख गया हूँ। बोलना तो आसान है, मराठी भी बोल लेते हैं, मराठी पढ़नी उतनी आसान नहीं है। मराठी सीरियल देखता हूँ, मैं फ़ैन हूँ महाराष्ट्र जी हास्य यात्रा, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ 2 एपिसोड देखता हूँ। स्ट्रेस बस्टर है वो ना, क्योंकि मैं आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र और मैं फुले देशपांडे जी का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। उनका ह्यूमर समझता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इतने विद्वान लोगों को मैं देख सका, इनको महसूस कर सका, कुछ लोगों को मिला भी हूँ। और मैंने सुनील गावस्कर जी को मेरी बुक दी थी, उन्होंने पढ़ी, बोलता है मैं ट्रैवलिंग के टाइम पढ़ूंगा, तो पढ़ी, उन्होंने पढ़ी। और फिर मुझे मैसेज किया कि मैंने बुक पढ़ी, मुझे इंटरेस्टिंग है बहुत कहानियाँ तुम्हारी। तो अभी मैंने कपिल को दी, घर आए थे वो, तो उनको दी। तो फिर मैंने बोला ये उनकी वाइफ के लिए, रूमी के लिए, क्योंकि वो पढ़ लेगी। उसमें 2 कहानियाँ जो हैं वुमेन सेंट्रिक स्टोरीज हैं, वो पढ़ लेगी। तो कपिल को तो उतना टाइम नहीं होता, वो इज टू बिजी ट्रैवलिंग में, तो
वो पढ़ने को उसको टाइम नहीं है, तो फिर भी मुझे यकीन है कि वो पढ़ेगा, क्योंकि गावस्कर ने हमारे ग्रुप पे डाल दिया है कि मैंने पढ़ी, इंटरेस्टिंग है, तो बाकी लोग तो भी पढ़ेंगे। हाँ अभी वो तो ये जो पढ़ेंगे। आपने रूमी का नाम लिया, मैं यहाँ पे एक चीज पूछने वाली थी कई पहले से, कि जैसे आपने बताया कि जब ये मूवी बनी और आपने कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से बारीकी से देख के कास्टिंग की, तो जो लेडीज जो हमने वाइफ्स दिखाई, जैसे रूमी का जो कैरेक्टर है, तो उनके लिए भी जब दीपिका पादुकोणे की सिलेक्शन हुई, तो वो कैरेक्टर को देख के सिलेक्शन होती है, कैसे हुई थी? नहीं, वो तो कबीर ने की, कबीर साइड ने, क्योंकि उसमें फिर मार्केटिंग का भी देखना होता है कि दीपिका और ना ये दोनों उस टाइम उनका एंगेजमेंट हो गई थी, तो वो आगे थे। लेकिन उसमें एक था कि जब मैं फर्स्ट टाइम रणवीर को मिलने गया, तो रणवीर तब वो सिम्बा की शूट कर रहा था, तो उसकी बॉडी बनी हुई थी, ऐसा मसल वसल डाले हुए थे बहुत। तो हम 3-4 जन बैठे थे, तो मैंने उससे बोला, आर यू सीरियस, तुम कपिल का रोल करना चाहते हो? बोलता है यस यस, मैं कपिल का रोल करना चाहता हूँ और आई कैन डू इट। तो बोला इस बॉडी के साथ में, ये बॉडी के साथ में तुम तो पहलवान दिखते हो ना, तो पहले ये वेट 15 किलो, कम से कम 15 किलो वजन कम करना पड़ेगा इसमें, ये लीन मसल्स लानी चाहिए। और बोला अक्षय जैसी लीन मसल्स हो, तो उसको एक गोल भी दे दिया कि अक्षय जैसी लीन मसल्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कपिल का रोल के लिए। तो उस एंगल से मैंने उनको कहा, और अक्षय की बॉडी तो परफेक्ट है, वेरी एथलेटिक, तो मैं भी चाहता था कि ये भी करे। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम, उसने 3-4 महीने में वो बना लिया, अपनी बॉडी को ढाल लिया उसने, और हैट्स ऑफ टू हिम। उसमें बहुत सेक्रीफाइस होता है, कंट्रोल चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और एक मुझे लगता है जितने भी जीनियस हुए ना, उनमें एक पागलपन होता है ना। जितने भी जीनियस आप देखो, अर्नेस्ट हेमिंगवे से ले लो, एसेंट्रिसिटी होती है सब में, जितने भी लेजेंडरी हुए हैं, ये इसके पास भी वो एसेंट्रिसिटी है। के साथ में बहुत टाइम, पंकज त्रिपाठी जी, उनके साथ में बहुत टाइम बिताया, और मैं उनको बोलता हूँ कि आप मॉडर्न डे बलराज साहनी हो, मॉडर्न डे बलराज साहनी हो आज के। आप इतने एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन एफर्टलेस एक्टिंग है वो, उसमें लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो जी रहे हैं, कैरेक्टर को जी रहे हैं, और इतने सहज तरीके से वो कैमरे के सामने मूव होते हैं, और अपनी बात पूरी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। वो सेम थिंग बलराज साहनी जी करते थे उस टाइम पे, अपने टाइम पे। और तो ये पंकज जी बोलते हैं, अरे इतना बड़ा खिताब मत दो, हम हो, वो बहुत बड़े थे। बोला आप छोटे नहीं हो, आप बहुत बड़े हो, आप बड़े, आप अपील जा रहे हैं। उनका वक्त तो चले गया, वो उनके टाइम पे वो थे लेजेंड, आपका उस तरफ जर्नी शुरू है। सर, अभी तक तो जो मैंने आपसे सुना है, मैं सच कहूँ तो मुझे आप काफी पसंद आ रहे हो, कि जिस तरह से आप हर एक रोल, आपकी जिंदगी एक नई रोल अनफोल्ड करती गई, और आप हर चीज में आपने बहुत अच्छा किया है ना। लोग रिटायर होते हैं और फिर बोलते हैं आराम करें, और फिर उनके पास कुछ गोल्स ही नहीं, जीने के लिए कुछ गोल्स नहीं है, जिंदा रहने के लिए कुछ गोल नहीं है, जिंदगी के लिए कुछ गोल्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 60 के बाद में अगर आपके पास हॉबीज नहीं है, या अच्छा म्यूजिक सुनने की हॉबीज हो, या राइटिंग की हॉबीज हो, या जैसा संदीप पाटिल है, संदीप पाटिल रोज एक पेंटिंग बनाता है, और हमारे ग्रुप पे डालता है। अभी तक उसने 900 बना दी है, अभी तक 900 पेंटिंग बनाई, कोविड से लेके अब तक उसने। उसके बीच में घूमने जाता है तभी नहीं होता, लेकिन जब यहाँ पे होता है वो बनाता है पेंटिंग। उसका टारगेट 1000 का है ये साल, अगले ये ईयर में 1000 कर लेगा वो। पेंटिंग बहुत बढ़िया बनाता है, और हमने उसकी इम्प्रूवमेंट होते हुए देखी है, अच्छा बन कर रहा है आजकल वो। उसके साथ में वो कुकिंग करता है, और सिर्फ नॉनवेज खाता है, उसका ये भी है, खुद कुक करता है। उसके घर में अगर चले जाओगे तो 100 नाइफ्स होगी ना, चिकन को कैसे काटना, चिकन लेग पीस को कैसे काटना, ब्रेस्ट को कैसे काटना, फिश कैसे काटनी है, अलग अलग फिश के लिए अलग अलग नाइफ्स है उसके पास, मसालों के ऐसे डब्बे पूरे बने हुए हैं ना। ही इज कंप्लीट शेफ
मास्टर शेफ है वो, एंड ही एंजॉयज फूड, ईटिंग फूड, और अपना वो लाइफ एंजॉय करता है और वॉक करता है, और ये पेंटिंग करता है। हॉबी होना बहुत जरूरी है। अगर हॉबी नहीं है तो आप बेमानी की जिंदगी जीते जा रहे हो। जिंदगी में कुछ तो भी माने होने चाहिए। मैं गुलजार अंकल को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, फैन हूँ उनका, इसलिए कि वो आइटम सॉन्ग लिखा है, उसमें भी शायरी लिख सकते हैं। जैसे विशाल भारद्वाज, वो भी मेरे हम साथ में क्रिकेट खेले हैं, विशाल के साथ में वो क्रिकेट खेला है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा डायरेक्टर और इतना बड़ा राइटर और होगा। इज ब्रिलियंट विशाल भारद्वाज। उसने उसके अंदर गाना है उसकी फिल्म का, जिसमें बोलता है कि जुबां पे लागा लागा रे नमक इश्क का, वो आइटम सॉन्ग है। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। अभी ये आइटम सॉन्ग है, और वो आइटम सॉन्ग को उन्होंने शायरी लिख दी है। ये ग्रेट राइटर ही कर सकते हैं। और ये जो राइटरों लिखते हैं, ये इतनी रंजिश सही, जो दिल्ली दुखाने के लिए, ये जो राइटर है, ये जिन्होंने लिखी है, मुझे ऐसा लगता है इनके जाके हाथ चूम लेने चाहिए। इनके पैर नहीं, इनके हाथ चूम लो कि किस तरह से ये लिखते हैं, कैसे थॉट आता है इनको और कैसे लिखते हैं। और वो उनकी वो हॉबी थी, और हॉबी आज प्रोफेशन बन गई उनकी। सो दे आर ब्रिलियंट इन दैट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हॉबीज रखो। जो भी रिटायर होता है, वो जिंदगी में एक ही बार रिटायर होना है, जब अंत हो जाए, उसके बाद रिटायर्ड हो। तो जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। अनहर्ड टेल्स में हम एक आखिर में एक सवाल पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ की कोई अनहर्ड स्टोरी या अनहर्ड वाकया बताइए, जो आज तक आपने कभी किसी को नहीं बताया हो। बुरी आदतें में मैं गिर गया था। बुरी आदतें? हाँ, जब गोल्स नहीं होते हैं, मेरे पास कुछ गोल्स नहीं थे, और मैं बुरी आदतों में पड़ गया था। मैं बहुत साल छोटा था, जब भी कॉलेज में था, तो पत्ते खेलने की आदत पड़ गई। तो उसमें खेलते खेलते बुरी आदतें पड़ गई। फिर हम खेल रहे थे 10 पैसा चवन्नी, ऐसे खेल रहे थे गेम। तो हम टेरिस पे खेल रहे थे, मेरे फादर आए और हमने छुपा दिए सब। लेकिन जब मैं घर गया तो फादर ने मुझे कभी पूछा नहीं कि तुम क्या कर रहे थे। उन्होंने देख लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं है। वो चीज जो थी, वो मुझे बहुत हिट की, और उसके बाद में मैं उसमें से बाहर आ गया। तो ये जो बुरी आदत से बाहर निकलना होता है, मैं कहूँगी इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, और आई थिंक हर बच्चों को सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने आप को सही रास्ते पे ला सकते हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? मे बी ना, मेरे फादर राइटर थे, साइकोलॉजी समझते थे। दूसरा, मैं जाट हूँ, माझे का जाट हूँ। मैं बॉर्न ब्रॉट अप इन बॉम्बे हूँ, लेकिन मेरे में कुछ तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी वो डीएनए में है, जो माझे के लोगों में होती हैं। मैं सर्टन वे में कभी बिहेव करता हूँ, जो मुझे बाद में बहुत लाइफ में बाद में पता चला कि क्या है वो। तो मैं डिफरेंटली बिहेव करता हूँ कुछ सिचुएशंस में आकर। कुछ चीजें मैं टॉलरेट नहीं करता, कुछ चीजें मैं टॉलरेट करता हूँ आसानी से। तो हमारे में एक कहावत होती है कि जाट जब तक वो बिजी है, वो किसी को तकलीफ नहीं है। जब वो बिजी नहीं होगा तो वो कचहरियों में दिखाई देगा। अच्छा। किसी ना किसी का पंगा लेगा और फिर कोर्ट में कहीं होगा। तो शायद मेरे फादर ने मुझे, जब मैं स्पोर्ट्स में आया, मेरे फादर देखते थे मुझे खेलते हुए, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तारीफ नहीं की ना। वो बोलते थे आज तुम्हारी टीम अच्छा खेली है, आज तुम्हारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, आज फील्डिंग अच्छी हुई, आज बॉलिंग अच्छी हुई है, बैटिंग अच्छी हुई, लेकिन कभी नहीं कहा कि मैंने अच्छा किया। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट रणजी ट्रॉफी फाइनल था, वो देख रहे थे, और मैंने पहले 1.5 घंटे में
1 घंटे में ही दिल्ली की आधी टीम आउट कर दी थी ना। और पूरा दिन बॉलिंग की मैंने, और 7-8 विकेटें नहीं, 7 विकेटें कुछ निकाली, उसमें 6-7 विकेटें निकाली और हम मैच जीते। पूरी हेडलाइंस आ रही हैं, आज कल तुम्हारी टीम अच्छा खेली बस। लेकिन वर्ल्ड कप जाने से पहले भी कुछ नहीं कहा, गया, जीते के वापस आए, आके सिर्फ हग किया और पीठ पे थपथपाई, नो वर्ड स्पोकन। सो उनको वो समझ आ गया था कि इसका मोटिवेशन क्या है, इसको भूखा रखना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेस के लिए इसको भूखा रखो तो ये लगा रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी तो बात है। आज के टाइम पे, आज तो ना हार्डली एक बाउंड्री मारी होती है, वो आता है अरे क्या शॉट खेला तूने, हाँ। वाह। और आजकल एक्चुअली जो साइकोलॉजी हो गया है लोगों का, वो हो गया कि मुझे तुरंत मतलब एप्रिसिएशन चाहिए, एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो लोग शायद परफॉर्म नहीं करते, एप्रिसिएशन चाहिए होता है लोगों को एक। नहीं, पर वो गलत फहमी है। आपको भूखा रखना जरूरी है, आप प्रेस के लिए तड़फो। पेरेंट्स को चाहिए, आज बहुत जल्दी प्रेस करते हैं, उसलिए क्या हो रहा है कि इमोशनली बहुत वीक हो गए हैं। आज के बच्चे अगर देखें, वो फिजिकली वीक है ही हैं, इमोशनली भी वीक हैं। हम फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे उस एज में, और मेंटली भी हम स्ट्रांग थे, क्योंकि हमको झापट पड़ जाता, टीचर मार दिया, उसने मार दिया, घर से पिटाई होती थी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था ना। आज भी ना मेरे कोच ने अगर मुझे झापड़ मार दिया तो मैं उसको बुरा नहीं मानता था, मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए सेम रहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मेरे भलाई के लिए मुझे झापड़ मारा है। आज के जो है वो डिफरेंट परसेप्शन चेंज हो गई है, और हम सब उनको वीक कर रहे हैं, मेंटली वीक कर रहे हैं, फिजिकली वीक कर रहे हैं। उनको आउटडोर लाइफ में जाने दो, धूल में मिट्टी में खेलें, वो जाके जितना खेलेंगे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, उनको स्ट्रीट फाइटर बनने चाहिए वो। सही बात है। बहुत अच्छा लगा बलविंदर जी आपसे बात करके, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, ना कि सिर्फ क्रिकेट के बारे में, आपकी राइटिंग के बारे में, बट लाइफ के बारे में। एंड आई थिंक ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हम सब के लिए ज़रूरी है सीखना, समझना। और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझे कि कैसे एक लेजेंड बनता है। क्योंकि ये कहानी, आज की जो एपिसोड थी, ये सिर्फ एक जीत की, ये सिर्फ एक गेम की नहीं थी, बल्कि लाइफ के बारे में थी। वो टर्निंग पॉइंट के बारे में थी, जहाँ से आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है। जैसे इनकी लाइफ हमने देखा कैसे अलग अलग मोड़ से अलग अलग टर्न्स लेते हुए, और जिस भी चैप्टर में ये गए, जिस भी रास्ते में ये गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा किया, और फिर वो नेक्स्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। लाइफ इसी को कहते हैं। सो कीप वॉचिंग माई पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।